टेट का ईवीएस का जो क्लासेस रह गया है 1 to 5 का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, उसका जो आज क्लास 3 है और आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, 7-8 को एग्जाम भी है आपका। उसी को देखते हुए जो आज तीसरा क्लास है, आप कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा। तो सभी लोग जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते, देखिए पहला क्वेश्चन पर आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है छात्र ईवीएस को जटिल पाते हैं। छात्र जो होते हैं तो ईवीएस को जटिल मानते हैं। जटिल का मतलब होता है कि वो बहुत अपने आप को सोचते हैं कि वो बहुत क्या है, हार्ड है, जटिल है ना। और रुचि नहीं ले रहे हैं। रुचि नहीं ले रहे मतलब जब तक आपका रुचि किसी चीज में नहीं आएगा तब तक आप उसको कैसे, है ना, पढ़ने का कोशिश करेंगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। अब बोला गया समस्या जो है किससे संबंधित है, समस्या जो है कहाँ पे आ रहा है, यानी ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए समस्या कहाँ पे आ रहा है, ईवीएस का जो जटिल क्वेश्चन है और रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये समस्या कहाँ से आ रहा है, इसको पता करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है निश्चय का अभाव। निश्चय का अभाव का कहने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप इसी को जानते ही नहीं है, आपके अंदर निश्चितता है ही नहीं, तो आपके अंदर क्या होगा, उसका अभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बोला गया पाठ्यक्रम से संबंधित, है ना। पाठ्यक्रम से मतलब आपके पास जो चैप्टर होते हैं उस चैप्टर से के बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, उसका भी अभाव आपको देखने के मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तीसरा बोला गया क्या, छात्र सक्रिय नहीं है ना। और छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो आपका अगर एक्टिव नहीं है तो आपको ये सब समस्या क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तीनों में क्या होगा, ए बी सी, और तीनों में क्या होगा, ये तीनों का तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी D4 क्या होगा आपका, डीएलएड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे चलते हैं, बोला गया है उपचारात्मक योजना के सिद्धांत क्या होने चाहिए। उपचारात्मक योजना के सिद्धांत क्या होने चाहिए, मतलब उपचार का मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को क्योर करने के लिए जो होते हैं, है ना, उपचार करने के लिए, तो उपचार का योजना जो होना चाहिए, उपचारात्मक योजना जो होना चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो पहला बोला गया है क्या, मानक के अनुसार पढ़ाएं और समूह गतिविधि में शामिल हो जाए, है ना। बोला गया है मानक, मानक का मतलब हो गया कि एक पैमाना तय करें और उस पैमाना के तहत पढ़ाएं। ठीक है, पैमाना के तहत पढ़ाएं, और समूह जो होगा उस गतिविधि में जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। क्या, तब तक आप कुछ क्या करेंगे, कुछ सीख नहीं सकते। दूसरा बोला गया क्या, संचयी अभिलेख तैयार करें। क्या करें, संचयी अभिलेख। संचयी बारंबारता आप लोग पढ़े होंगे। संचयी अभिलेख उसी तरह से होता है कि एक जो होता है खाका तैयार किया जाता है, लेख तैयार किया जाता है, उस लेख के माध्यम से क्या किया जाता है, आपको एक टारगेट फिक्स किया जाता है। ठीक है, उस टारगेट के तहत जो है एक तैयार किया जाता है लेखा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संचयी अभिलेख कहते हैं। तीसरा बोला गया है प्रतिपुष्टि, है ना, प्रतिपुष्टि तकनीक का उपयोग करना। प्रतिपुष्टि तकनीक का उपयोग करना मतलब किसी चीज को, है ना, पुष्टि करना। पुष्टि करना मतलब आप उधर से कुछ बोल रहे हैं, यानी हम इधर से क्या कर रहे हैं, हामी भर रहे हैं, यानी पुष्टि कर रहे हैं। क्या करना, आपके प्रति हमको क्या करना, पुष्टि करना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिपुष्टि। क्या कहते हैं हम लोग, उसी को प्रतिपुष्टि करना। यानी इसका भी आंसर क्या होगा आपका, D4 डीएलएड इज द क्या होगा, राइट आंसर। D4 डीएलएड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 83 नंबर पे। 83 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है वरुण, वरुण नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो सीखने में समस्या का सामना कर रहा है। क्या कर रहा है, सीखने में समस्या का सामना कर रहा है। उसे किसकी आवश्यकता है ना, किसकी आवश्यकता है उसको, इसके बारे में जानना चाहिए कि वरुण जो है लगातार सीखने में समस्या का सामना कर रहा है और उसे किसकी आवश्यकता पड़ रही है ना, किसकी आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है, निदान की आवश्यकता है, फिर से सिखाने की आवश्यकता है, या ड्रिल और अभ्यास करने की आवश्यकता है, बताइए। तो बोलिए निदान, है ना, किसी भी चीज का समस्या है उसको निदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निदान करने की जरूरत है, तो उसका तत्काल क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान करने की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, निदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निदान, है ना, निदान करना पड़ेगा। ठीक है, निदान करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा, B4 बीएड इज क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। B4 द बीएड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आगे। बोला गया क्या, छोटी मछलियों को रखने वाले
पानी के टैंक को, है ना, छोटी मछलियों को रखने वाले पानी के टैंक को क्या कहते हैं, है ना, एक्वेरियम। आपने पता होगा कि आपने एक्वेरियम देखे होंगे, छोटे छोटे इतना इतना बड़ा बड़ा शीशा का बनाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी मछलियों को रखा जाता है। किसके लिए? देखने के लिए, यानी शोभा के लिए उसको रखा जाता है। बड़े बड़े ऑफिसों में, है ना, बहुत जगह पे ऑफिस वगैरह में देखने के लिए मिलता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्वेरियम। यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है मधुमक्खियों के बारे में सही कथन को चुने। क्या करें? मधुमक्खियों के बारे में सही कथन को चुने, ठीक है। तो बोला गया क्या? हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ठीक है ना। एक रानी मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है? अंडे देती है। ये आपको क्या होगा? 100% ये बात क्या होगा? ये सही है। क्या है? ये बात सही है। फिर बोला गया कुछ नर मधुमक्खी श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, नर मक्खी जो होते हैं वो श्रमिक के रूप में काम नहीं करते। क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वो अंडे को आगे ये करते हैं, ठीक है। तो नर मधुमक्खी जो होते हैं श्रमिक के रूप में काम नहीं करते। अधिकांश मादा श्रमिक होती है जो छत्ता बनाती है। क्या? श्रमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ छत्ता बनाती है, उधर से लाती है वो, है ना। वो मधुमक्खी क्या करती है? उसमें रस को जमा करती है ना, नेक्टर को जो है जमा करती है। और वो क्या करती है? अधिकांश मादा श्रमिक जो होते हैं वो छत्ता बनाने का काम करती है, वहां से नेक्टर ला करके और जमा करने का काम करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी भी हो जाएगा, यानी ए भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। इसका आंसर जो होगा ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बोला गया है रात्रि में सक्रिय रहने वाले पशु का क्या कहते हैं ना। बताइए, रात्रि में क्या बोला गया? रात्रि में, है ना, रात्रि में जो जगने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? निशाचर। क्या कहते हैं उसको? निशाचर कहते हैं। यानी रात में जो जगते हैं उसको निशाचर कहते हैं, नॉकटर्नल कहते हैं उसको। तो बोला गया रात्रि में सक्रिय रहने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। निशाचर, है ना, निशाचर यानी नॉकटर्नल यानी सी इज द सीटेड। सी फॉर क्या होगा? सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रतिधारण की क्षमता को मापता है ना। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रतिधारण की क्षमता को मापता है? पहला बोला है विस्मरण प्रकार। कौन सा प्रकार का? विस्मरण प्रकार, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या? सही या गलत। क्या करना? सही या गलत के बारे में बोला गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया सुमेलन। सुमेलन का मतलब होता है मैचिंग करना। क्या करना? सुमेलन का मतलब मैचिंग करने की बात किया जा रहा है, यानी, है ना, उसको मैच करना, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं? मिलान करना, है ना। सुमेलन का मतलब कहते हैं मिलान करना। क्या करना? मिलान करना ना, मिलान करने के बारे में बोला गया, ठीक है। तो बोला गया कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं प्रतिधारक की क्षमता को मापता है? तो मिलान, है ना, सुमेलित करना यानी मिलान करने की बात किया जाता है। यानी सी फोर क्या होगा? सी फोर सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बोला गया गलत कथन को चुने। क्या करना है? गलत कथन को चुनना है, ठीक है। गलत कथन का चुनना है। चलिए आगे देखते हैं इसको। बोला गया गलत कथन को चुने। केवल कोबरा जहरीला होता है। क्या? कौन सा होता है? केवल कोबरा जहरीला होता है? नहीं भैया, केवल कोबरा जहरीला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या? सांपों के खोखले दांतों को फैंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फैंग, है ना। यानी गलत कथन को चुनना, यानी ये गलत कथन नहीं है, यानी ये सही है। केवल कोबरा में जहरीला होता है, यानी क्या क्या है ये सही या गलत है, जो भी है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो बोला गया सांप काटने के उपचार हेतु दवा नहीं है। सही, ऐसा कैसे होगा? सांप शिकार निगल लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया क्या कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। दांतों को फैंग कहते हैं। दांतों को फैंग नहीं कहते, उसका जो होता है वो उसको फैंग कहते हैं, ठीक है। दांतों को फैंग नहीं कहते हैं। और उसके बाद बोला गया क्या? सांप काटने का उपचार दवा नहीं है, यानी ये गलत है। दवा तो है इसका, क्या? दवा तो है ना। तो बोला गया कौन गलत कथन है? तो गलत कथन ये आपका कौन होगा? बी और सी, यानी बी और सी जो है ये क्या है? गलत कथन है ना, ये गलत कथन है। यानी इसका क्या होगा? सी फोर सीटेड इज द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका होगा आपका कौन सा गलत कथन बोला है ना, ये सही कथन है। कौन सा गलत कथन बोला गया है? तो गलत कथन कौन सा होगा आपका? बोला गया देखिए केवल कोबरा में जहरीला होता है। नहीं, केवल कोबरा में जहरीला नहीं होता, यानी ये क्या है? ये भी आपका क्या है? ये जो है ये गलत कथन है ना, गलत कथन है ना। गलत कथन को चुनने के लिए बोला है। फिर बोला गया सांप काटने के उपचार नहीं है, यानी ये तो है, ये है और ये भी है ना, ये फैंग ही कहते हैं इसको। क्या होगा इसका? बिफोर बी एड, है ना, बिफोर बी एड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बोला गया बच्चों के आकलन हेतु मौखिक तकनीकें, है ना। मौखिक तकनीक मतलब होता है कि बच्चों के आकलन करने के लिए मौखिक तकनीक क्या क्या हो सकता है?
मौखिक टेक्निक का मतलब होता है कि मौखिक यानी बोल करके जो टेक्निक अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, मौखिक टेक्निक, है ना। वाद विवाद, पैरा श्रुतिलेख, प्रश्नोत्तरी, नाटक, ये सब चीजों के बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो बोला गया क्या कि बच्चों के आकलन हेतु, किसका, बच्चों के आकलन हेतु क्या करना पड़ेगा। तो देखिए पैरा श्रुतिलेख, क्या करना, पैरा श्रुतिलेख, श्रुतिलेख मतलब समझते हैं लिखने वाला, है ना। बच्चों को क्या करते हैं लोग, पैरा श्रुतिलेख लिखाते हैं, पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ राइटिंग लिखवाते हैं। तो इसी को बोला गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, है ना, राइटिंग। पैराग्राफ क्या करना, राइटिंग लिखना पड़ता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग हो गया ये। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर देना, है ना, मौखिक प्रश्न का उत्तर देना। ये भी आपका क्या होगा, आगे करने के लिए काम देगा। तो क्या होगा, ये बी और सी इज द राइट आंसर होगा, बी और सी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए देखिए प्रश्नोत्तरी हो गया, पैराश्रुति लेख हो गया, और वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब होता है क्या, डिस्कशन, है ना, इसको क्या कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, डिस्कशन, है ना, डिस्कशन। तो ए बी और सी क्या होगा इसका, ए बी, ए सी और डी। नाटक, नाटक के माध्यम से भी सीखता है, तो बी नहीं होगा इसमें, पैराश्रुति लेख नहीं होगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको देखिए कौन कौन सा होगा, फिर से हम एक बार देखिए। बोला गया क्या, वाद विवाद होगा। वाद विवाद का मतलब इसको कहते हैं डिस्कशन, क्या कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, ठीक है। पैराश्रुतिलेख, ये पैराश्रुतिलेख मतलब जो होता है बच्चों का आकलन करने के लिए, ये उसमें 3 क्लास के बच्चे को उतना ज्यादा ये नहीं है पैराश्रुतिलेख। प्रश्नोत्तरी होता है ना, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद होता है, प्रश्नोत्तरी होता है। नाटक के माध्यम से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो इसका क्या होगा, ए सी और डी होगा, ठीक है, ए और सी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बोला गया कीट भक्षी पौधों के लिए कौन सा गुण सत्य है, कौन सा गुण सत्य के बारे में बोला। सत्य का मतलब हो गया सही, कौन सा गुण क्या है, सही है, सही के बारे में पूछा है, ठीक है, कौन सा गुण सही है। तो बताइए, देखिए क्या होगा इसमें। बोला गया नाइट्रोजन की अधिकता में उगते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन की अधिकता में उगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया उत्पादक, क्या बोला गया है, उत्पादक और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो ये हो सकते हैं, उत्पादक और मांसाहारी ये दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। कीट भक्षी का मतलब ये होता है, भक्षी का मतलब होता है किसी को खाना, ठीक है, भक्षी का मतलब होता है क्या, खाना, ठीक है। तो कीट को भक्षण करने वाला को क्या बोलते हैं, कीट भक्षी बोलते हैं। तो उत्पादक और मांसाहारी दोनों होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बी होगा। और कीटों और मेढकों को फंसा सकते हैं, ये दोनों क्या होगा, बी और सी इज द राइट आंसर होगा, बी और सी इज द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आगे। चलिए आगे देखिए। बोला गया रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुने, है ना। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या करना है, सही कथन को चुनना है। अबू धाबी में पाया जाता है, ऊंचाई के कमरे के बराबर होता है, जड़ें भूजल स्तर तक जाती है, जड़ों की लंबाई 50 वृक्षों के बराबर होती है। और पांचवा जो दिया हुआ लाइन, वो ये पत्तियां बहुत कम होती है, क्या होती है, पत्तियां बहुत कम होती है। तो क्या होगा इसका, ऊंचाई कमरे के बराबर होती है, बिल्कुल बहुत लंबा होता है रेगिस्तानी में, है ना, 4 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है क्या, जड़ें जो होती है भूजल स्तर तक जाती है ना, बहुत नीचे तक इसका जड़ जाता है, तभी तो ये ज्यादा लंबा तक खड़ा हो पाएगा। और पत्तियां जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, यानी ये सी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, सी फोर सीटेड इज द राइट आंसर होगा। चलिए, कमल के पौधों का खोखला तना क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। कमल का जो पौधे होता है, कमल का जो पौधा होता है उसमें क्या भूमिका निभाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर का आपका क्या होगा। तो बोला गया है क्या, कमल के पौधों तो पानी पर तैरने में सहायता करता है, क्या करता है, ये पानी में तैरने में सहायता करता है, सहारा देता है, जल में जमाना है और पानी को सोखना है। तो क्या होगा, ये पानी में तैरने में सहायता करता है ना, पानी में तैरने के लिए क्या करता है, ये सहारा प्रदान करता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे बोला गया क्या, बोला गया कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली वनस्पति, है ना, कश्मीर घाटी में कौन सा वनस्पति पाया जाता है। तो बताइए कौन सा पाया जाता है, उपोष्ण नहीं, उपोष्ण नहीं पाया जाता, मरुभीद, मरुभीद भी नहीं पाया जाता है, मरुभीद भी नहीं पाया जाता। मरुभीद कहाँ पाया जाता है, तो मरुभीद जो पाया जाता है वो कहाँ, रेगिस्तान में, कहाँ, रेगिस्तान में, कहाँ पाया जाता है, ये रेगिस्तान में, है ना। तो रेगिस्तान तो वहां है नहीं, रेगिस्तान तो वहां है नहीं, ठीक है, रेगिस्तान,
ना, रेगिस्तान में वहां है नहीं ना। शीतोष्ण कहाँ पे पाया जाता है? शीतोष्ण का सी क्या होगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बरगद। चलिए देखिए, बोला गया बरगद की जड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है ना। बरगद की जो जड़ होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब बोला गया है कि कौन सा विशेषता उसमें नहीं पाया जाता है ना, कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है उसके बारे में देखिए बोला गया है। तो बोला गया खंभों की तरह सहायता, खंभों की तरह वो सहायता प्रदान करता है। मतलब खंभों की तरह सहायता करने का मतलब होता है कि उसका जो मतलब तना जो होता है वो खंभा की तरह मजबूत रहता है, वो बोला गया है। ठीक है, फिर तीसरा बोला गया है शाखाओं से नीचे लटकती है। कैसे? शाखाओं से नीचे लटकती है। तीसरा बोला गया है जमीन के भीतर जड़ें होती है। और चौथा जो बोला गया है वो जड़ें भोजन का भंडारण करती है। क्या करना है? चौथे जो बोला गया है वो जड़ें भोजन का भंडारण करने का काम ये करती है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बोला गया है क्या? देखिए इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। ठीक है, बोला गया है बरगद की जड़, किसका जड़? बरगद। बरगद का पेड़ आपने देखे होंगे, बरगद का पेड़ पूरा चारों तरफ से उसमें क्या होता है? लटका हुआ रहता है, बहुत मजबूत भी होता है, बहुत लॉन्ग लाइफ होता है वो। ठीक है, तो बरगद की जो जड़ें होती है उसकी विशेषता कौन सा नहीं है वो बोला है। तो ये भंडारण करती है भोजन, जड़ें जो होती है भोजन का भंडारण करती है, ये क्या होगा? ये इसकी विशेषता नहीं है ना, ये उसके अंदर लगातार होते रहता है उसके अंदर, तभी तो विशेषता नहीं। विशेषता तो होती ये होता है कि खंभोत्री की तरह सहायता होता है ना, वो लगातार खड़ा है तो खड़ा है। शाखाओं में भी नीचे लटकती है, उसका शाखा देखिएगा साइड साइड से क्या होगा? रस्सी की तरह जो होता है वो झूलते रहता है। तीसरा बोला गया जमीन के भीतर जड़ जाती, जमीन के भीतर बहुत अंदर तक जड़ जाती है, तभी वो क्या रहता है? खड़ा होने का रहता है ना, तभी वो क्या होगा? वो खड़ा रहता है। तो ये जो होता है जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये कोई विशेषता इसका नहीं है। ठीक है, ये उसकी विशेषता नहीं है कि जड़ें ही भोजन का भंडारण करती है। ठीक है, तना जो होता है उसका बहुत मजबूत होता है और जड़ बहुत नीचे तक जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता का कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्या होगा? D4 DLA क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ईवीएस है ना, ईवीएस मतलब पर्यावरण हो गया है ना, इन्वायरमेंट साइंस। पाठ्यक्रम का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य कैसा परिप्रेक्ष्य तैयार करना है। ठीक है, तो बहुखंडनीय। बहुखंडनीय का मतलब होता है कि 2-3 खंड में बांटना। खंड का मतलब होता है पाठ, है ना, पाठ अलग अलग पार्टों में क्या करना? बांट देना। ठीक है, एकीकृत। एकीकृत का मतलब होता है एक जगह करना, है ना। एकीकृत का मतलब जो होता है वो एक जगह पे क्या करना? ला करके एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे रखना। ठीक है, फिर बोला गया है क्या? व्यक्ति है ना, व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ठीक है, देखिए इसका जो बोला गया एकीकृत, एकीकृत का मतलब होता है वो ऑल इन वन। क्या? ऑल इन वन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑल इन वन, है ना। ऑल इन वन का मतलब हो गया क्या? एकीकृत, यानी एक सभी चीजों को ला करके क्या करना? एकीकृत करना, मतलब एक जगह पे ला करके रख देना। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? एकीकृत कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर बोला गया एकीकृत दृष्टिकोण को कौन सी विशेषता नहीं है ना। एकीकृत दृष्टिकोण का कौन सा विशेषता नहीं है? फिर बोला गया पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ना, है ना, अंतर्दृष्टि को एक साथ लाना, उन सूचनाओं को याद करने पर बल देना जो वे समझ नहीं सकते, और चौथा जो दिया गया है सोच को नई दिशाओं में ले जाना। ठीक है, ये बोला गया आपको। ठीक है, सोच को नई दिशाओं में ले जाना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो होगा उन सूचनाओं को याद करने पर बल देने के बाद किया जा रहा है जो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कौन सी विशेषता नहीं बोला गया है, तो विशेषता में एक यही आ जाएगा आपका कि सूचना, वैसी सूचनाओं को याद रखना जो बल दे, है ना, बल देना, और जो उस पर समझ नहीं सकते उस पर क्यों रखेंगे भाई? उसकी विशेषता क्यों होगी वो? तो बिल्कुल विशेषता ये नहीं होगा कि इसमें क्या लगा हुआ है? समझ नहीं सकते हैं, तो विशेषता भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? C4 सीटेड इज द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बोला गया है क्या? बोला गया पुराने समय में घरों के बारे में सही कथन को चुने। पुराने समय में आपको पता होगा आपके पुराने जो पूर्वज लोग रहते थे, दादा दादी नाना नानी, है ना, वो सब जो रहते थे उस समय की बात किया जा रहा है। तो बोला गया है मिट्टी, गोबर, पेड़ की डालियों से बने होते हैं, ना। मिट्टी, जो गोबर, पेड़ की डालियों से बने पुराने के समय में जो घर होते थे वो इसी से बने होते थे। ठीक है, फिर बोला गया पशुओं को दूर रखने हेतु गोबर का प्रयोग करना, है ना। पशुओं को दूर रखने हेतु गोबर का प्रयोग करना। तीसरा होता है और दिया हुआ है दिमको हेतु नीम और कीकर का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? कीकर का। आप बताइए इसमें दिया गया पहला ऑप्शन ये सभी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए, देखिए बोला गया मिट्टी, गोबर और पेड़ की डालियों से बने होते थे, ये बात
ये बात तो पच रहा है सबको, है ना, ये बात पच रहा है सबको कि ये होगा, ठीक है। दूसरा बोला गया पशुओं को दूर रखने हेतु गोबर का प्रयोग करना, है ना, उसका गोबर का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात सही है, पशु को दूर रख करके। उसके बाद दीमकों का हेतु नीम और कीकर का प्रयोग करना, जब जहां दीमक लग जाता था वहां पे किसका प्रयोग किया जाता था, तो नीम का और कीकर का, किसका, नीम का और कीकर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सभी इज द राइट आंसर, A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बोला कि एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में महत्व क्या है, ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में सक्षम होना, ठीक है। उसके बाद बोला सभी गतिविधियों में भाग लेना, है ना। ये भी देखिए एकीकृत बोला है, महत्व के बारे में बोला है। एकीकृत मतलब हो गया प्राकृतिक, क्या एकीकृत का मतलब हो गया प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक और सामाजिक, कैसा, प्राकृतिक और सामाजिक, तो सभी गतिविधि प्राकृतिक में भी आ जाएगा और सामाजिक में भी आ जाएगा, सांस्कृतिक में भी आ जाएगा, और ये वातावरण से संबंधित स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। सभी गतिविधियां इसमें आ जाती है प्राकृतिक। बच्चे को अगर एकीकृत पर्यावरण के बारे में सिखाया जाए तो एक प्राकृतिक से भी हो जाता है और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ करके उसको क्या किया जाता है, बता दिया जाता है। सभी गतिविधि इसमें हो ही नहीं सकता है। सभी गतिविधि मतलब कौन कौन सा गतिविधि, ठीक है, सभी गतिविधि मतलब कौन किस तरह का गतिविधि, तो ये क्लियर नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध रखते हुए स्थापित करने में सक्षम होना, यानी A4 एप्पल इज द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला गया शिक्षक किन विषयों का उपयोग एकीकृत शिक्षा देने हेतु करते हैं। एकीकृत का मतलब ये पता है, ऑल इन ऑल, है ना, ऑल इन ऑल मतलब एक जगह पे सभी। एकीकृत का मतलब होता है ऑल इन वन, है ना, ऑल इन वन। ऑल इन वन मतलब सभी को ला करके एक जगह पे क्या करना, रख देना। ऑल इन वन मतलब एक की जगह पे सब क्या है, ठीक है। बोला गया क्या, शिक्षक किन विषयों का उपयोग करते हैं एकीकृत शिक्षा देने के लिए, है ना, एक जगह पे सभी शिक्षा को देने के लिए किस तरह का प्रयोग करते हैं। तो पर्यावरण विज्ञान का उपयोग करते हैं, क्या पर्यावरण का उपयोग करते हैं। दूसरा बोला गया भाषाएं का, और तीसरा अंक गणित का। तो बताइए क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, ABC इज द राइट आंसर होगा। पर्यावरण का भी, विज्ञान का भी यूज करते हैं, भाषा का भी प्रयोग करते हैं और अंक गणित का भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आपका चलते हैं, इसका B4 B इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया सामग्रियों को, है ना, सामग्रियों को पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित करें, है ना, नए से पुराने व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो आप बताइए व्यवस्थित कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले के समय में क्या होता था, गोबर मिट्टी और डालियों का घर बनता था ना, तो पहले इसका प्रयोग करते थे। तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया कच्ची ईट, है ना, उसके बाद आया कच्चा ईट का, है ना, कच्चा ईट का 2 नंबर में कच्चा ईट आ गया। तीसरा नंबर पे आया पक्की ईट, क्या आया तीसरा नंबर पे, पक्की ईट। उसके बाद हम लोग जो आ गए वो पक्की ईट और संगमरमर का फर्श बनाने लगे, क्या करने लगे, 4। तो पहला क्या होगा, B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर A होगा, इज द राइट आंसर होगा C4 सीटेड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 101 नंबर पे, है ना। देखिए बोला गया माँ की बहन को मलयालम में क्या कहते हैं, तो बताइए। माँ की बहन यानी मौसी, है ना, माँ की बहन का मतलब क्या होगा, मौसी को। तो मौसी हम लोग इधर तो हम लोग मौसी ही कहते हैं, लेकिन मलयालम मतलब केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम में वहां बोला जाता है क्या, वलियामा, क्या बोला जाता है, वलियामा, है ना, वलियामा। मौसी को क्या बोला जाता है वहां पे, वलियामा, अम्मा, है ना, थम्मा, ये सब जो है वहां पे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है मौसी को क्या बोला जाता है, तो वलियामा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वलियामा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला गया EVS को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने का मार्गदर्शक कारक क्या है, ठीक है, मार्गदर्शक कारक क्या है, तो व्याख्या आसान होती है, अधिगम प्रयास कम करता है, और तीसरा बोला गया विशेष बल देने की आवश्यकता कम करता है, शिक्षण से कुछ मूल्यों का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, देखिए अधिगम का मतलब होता है क्या, कि प्रयास कम भी अगर करते हैं, प्रयास को अगर प्रयास बोला गया, अधिगम प्रयास कम करता है। अधिगम प्रयास मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयास को कम किया जाता है ना, तो अधिगम प्रयास को कर करके पढ़ाने का मार्गदर्शक जो होता है उसका मेन कारक क्या होता है, B4 इज बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। B4 क्या होगा, राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया क्या, अक्षय की दादी अनिल के घर पानी पीने से मना करती है, क्या करती है, पानी पीने से मना करती है, मतलब अभी भी छुआछूत का बात किया जा रहा है, ठीक है। बोला गया अक्षय की दादी अनिल के घर में पानी पीने से मना करती है, क्या अक्षय को पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। क्या अक्षय की दादी अनिल के घर पानी पीने से मना करती है, क्या अक्षय को पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, बताइए आप।
नहीं, दादी की बात सुननी चाहिए। हाँ, दादी गलत है और उन्हें समझाना चाहिए। हाँ, पर दादी को नहीं बताना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बोला गया हाँ, दादी गलत है और उन्हें क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। ये भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया कि आप बड़े शहरों में प्रवासन के संबंध में गलत कथन को चुने। प्रवासन का मतलब क्या होता है, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पे जो प्रवास करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रवासन बोलते हैं ना। तो बोला गया बड़े शहरों में प्रवासन के संबंध में गलत कथन को चुने। किसको चुनना बोला, गलत को, है ना, जो गलत है उसके बारे में बोला गया है। बोला पुनर्वास नए स्थान पर बसने की क्रिया है ना। एक जगह पे दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसको बोलते हैं पुनर्वास, है ना। एक जगह, एक घर से दूसरे घर में हम लोग चले जाते हैं उसको बोलते हैं पुनर्वास। पुनर्वास मतलब पहले से आवास था, पुनः क्या किए, दूसरी जगह पे वास किए, है ना, दूसरी जगह पे वास किए, इसको बोलते हैं पुनर्वास। ठीक है, फिर बोला गया लोग हमेशा अपनी मर्जी से ही बड़े शहरों में जाते हैं। अपनी मर्जी से जाते हैं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं ना। जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी वो जाते हैं, वैसे अपनी मर्जी से क्यों चले जाएंगे। अब कोई जॉब करेगा, है ना, कोई जाकर के आगे बाहर में कोई बिजनेस करना चाहेगा तो वो जाएगा भाई। भी बोला है आजीविका शिक्षा हेतु जाते हैं, बिल्कुल आजीविका, है ना, आजीविका के लिए जाते हैं। वैसे आपका आजीविका है उसके लिए जाते हैं, शिक्षा हेतु जाते हैं। जाने वालों को अप्रवासी कहा जाता है, नहीं, जाने वालों को क्या कहता है, प्रवासी। क्या कहा जाता है, प्रवासी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गलत कथन को चुनने के लिए बोला गया है। बताइए क्या होगा, पुनर्वास नए स्थल पर बसने की क्रिया है। तो ये बात तो सही हो गया कि दूसरी जगह पर जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। लोग हमेशा अपनी मर्जी से ही बड़े शहरों में जाते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से ही जाते हैं, है ना। लेकिन अपनी मर्जी से कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि आपको जरूरत है तो आप अपने मर्जी से चले जाते हैं। कोई आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम किसी से हम मराएंगे कि नहीं, मुखिया से पूछ लेंगे, है ना, विधानसभा में अपना दाखिल कर लेंगे तब जाएंगे। अपनी मर्जी से कहने का मतलब कि आपको जरूरत हुआ तो आप क्या किए, चले गए। ठीक है, सीधा बोला कि आजीविका शिक्षा हेतु जाते हैं, बिल्कुल। जाने वालों को अप्रवासी कहा जाता है, नहीं, जाने वालों को क्या कहते हैं, प्रवासी। क्या कहा जाता है, प्रवासी। यानी ये क्या होगा, डी फोर डीएल क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, क्या है, गलत कथन है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है क्या कि माँ को पैर की चोट के कारण बेटी के साथ खेलने हेतु इंडोर गेम चुनना, है ना। यानी माँ को पैर की चोट के कारण, यानी कि उसके माँ को क्या लग गया है, चोट लग गया, है ना, पैर की चोट के कारण बेटी के साथ खेलने हेतु इंडोर गेम को चुना। इंडोर गेम मतलब जो घर के अंदर में ही खेलना है, तो वहां पे चोट लगने का कोई मतलब नहीं है। तो बैडमिंटन होगा, बैडमिंटन तो बाहर खेला जाता है, शतरंज होगा, लूडो होगा। तो इंडोर गेम का मतलब हो गया क्या, छोटा सा घर में ही, अपने घर में ही क्या करना, खेलना। तो कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, ताश ये हो सकता है ना। टेनिस तो होगा नहीं, टेनिस तो बाहर खेला जाता है ना। छुपन छुपाई, है ना, हॉप की पिट्टू, ये सब क्या होगा, ये नहीं होगा। पिट्टू तो आपको पता है कैसे खेला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कैरम बोर्ड, है ना, शतरंज और ताश, ये बीज बीज जो होगा ये क्या है, इंडोर गेम में आता है। ठीक है, तो ये इंडोर गेम में जो है, ये माँ को पैर चोट लग गया है तो इंडोर गेम में क्या होगा, ये 3 गेम घर में खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 106 में, 106 में बोला गया है ठंडी सुबह मुंह से निकलने वाली वायु धुएं जैसी क्यों दिखती है ना। धुएं जैसी क्यों दिखती है, तो तापमान समान होता है, बिल्कुल नहीं, तापमान समान रहता तो नहीं होता है ना। तापमान जो होते हैं बाहर के कम होते हैं। तापमान क्या होते हैं, बाहर के कम होते हैं। आपके शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 26-27 डिग्री, 26.8 जो होता है, 26.9 होता है। ये आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। और आपका जो बाहर का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। जब बाहर जब निकलता है तो क्या होता है, वो भाप की जैसा निकलता है ना, एक तरह से जो है धुएं जैसी निकलती है। ठीक है, तो मुंह की वायु की अपेक्षा आसपास की वायु बहुत क्या होती है, ठंडी होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये निकलता है। यानी बी फोर क्या होगा, बी फोर बी ए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 नंबर आ गए हम लोग। अब 107 नंबर बोला रेबो के बारे में गलत कथन को चुने थे। रेबो के बारे में क्या करना है, गलत कथन। बोला गया तंबू को जमीन के निचले हिस्से में लगाया जाता है ना। तो बोला गया रेबो, तंबू, तंबू देखे हैं, तंबू देखते होंगे आप, ऐसे करके बनाया जाता है तंबू, है ना, तंबू ऐसे करके बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगाया जाता है, गाड़ दिया जाता है तंबू को, और ऐसे करके क्या किया जाता है, तंबू में लगा करके लोग टेंट बना करके रहते हैं तंबू में, उसी को बोलते हैं। उसके बारे में गलत कथन को चुनना है। तो बोला गया तंबू को जमीन के नीचे नीचे निचले हिस्से में लगाया जाता है। ये तंबू ऊपर में रहता है, कहाँ रहता है, ये ऊपर में रहता है, जमीन के नीचे नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये गलत आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला गलत कथन को मिलान करें। कारवां
पहियों पर घर, है ना, इग्लू बर्फ का घर, ये बिल्कुल सही है। वल्लम हाउस बोट, लेखा बकरी आश्रय, है ना, बकरी के आश्रय को लेखा बोलते हैं। वल्लम हाउस बोट को वल्लम बोलते हैं। इग्लू बर्फ का घर होता है। कारवा जो होता है पहियों का घर होता है। बताइए क्या होगा? गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। बल्लम, बल्लम हाउस बोट को नहीं कहते, वल्लम वल्लम हाउस बोट को नहीं कहते। इग्लू जो होता है बर्फ का घर ही होता है। कारवा नहीं बोलते हैं, कारवा काफिला, काफिला चल रहा है। तो पहियों, है ना, पहिया का घर, यानी जो गाड़ी जो होता है उसको पहिया का घर ही बोला जाता है, क्योंकि पहिया पर चलने वाला घर होता है वो। ठीक है। लेखा जो होता है वो बकरी का आश्रय होता है। लेखा को क्या कहते हैं? बकरी का आश्रय। तो सी क्या होगा? इज द राइट आंसर होगा। C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का घर सामान्य है? ठीक है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का घर सामान्य होता है, इसके बारे में बताना है। बोला गया है ढलवा छत सहित बांस पर मकान। बोला गया फूस की छतों सहित मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर, लकड़ी के फर्श और पत्थर के घर, है ना, बिना खिड़कियों के भूतल का घर। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका? तो फूस की छत, है ना, गर्म जलवायु में क्षेत्रों में किस प्रकार का घर सामान्य बनाया जाता है? फूस की घर, है ना। फूस की घर मतलब देखते होंगे जिसमें क्या होता है? खपड़ा रहता है। क्या रहता है? खपरेल, है ना। खपरेल का जो घर होता है उसमें क्या होता है? मिट्टी की मोटी दीवार लगाया जाता है ताकि क्या हो, कि ज्यादा हीट नहीं होता। क्या होता है? ये हीट नहीं होता और आपको क्या करता है? घर में गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करता है। क्या करता है? गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए क्या करता है? मिट्टी की मोटी दीवार का बात किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो B4 क्या होगा? B4 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 पे चलते हैं हम लोग अब। चलिए 110 में चलते हैं हम लोग। 110 का बोला गया है ताजे पानी का अधिकतम प्रतिशत किसमें निहित होता है ना? तो बोला गया झरने में, नदियां में, हिमनद में और जलप्रपात में। बताइए किसमें होगा? हिमनद जो होता है, हिमनद मतलब हिम की नदी, है ना, हिम की नदी, हिम की नदी, हिम की नदी, जो हिम की नदी जो होती है उसमें क्या होता है? ग्लेशियर जो होता है उसमें क्या होता है? अधिकतम प्रतिशत होता है किसका? ताजे पानी का। क्या? बर्फ पिघलता है फिर ताजा पानी में बनता है, देखते होंगे आप, है ना। हिमालय से जो निकलता है पानी, है ना, क्या बोलते हैं? हिमाद्री, है ना, गंगोत्री, गंगा जो निकलता है हिमनद से, है ना। तो वो आपका क्या होगा? C4 इज राइट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला गया है कुएं सूखने का मुख्य कारण क्या है? तो समीप बोरिंग पंप लगाना, आसपास मृदा कंक्रीट युक्त होना, अब पानी दूषित होना। ठीक है, क्या होगा? बताइए क्या आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। क्या होगा? कुएं सूखने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? चलिए देखिए, बोला गया है क्या? समीप बोरिंग करना है, बिल्कुल। अब नजदीक नजदीक में बोरिंग करते हैं, यहाँ पे बोरिंग कर दिए, यहाँ पे बोरिंग कर दिए, तो पानी क्या होगा? दोनों का लेयर क्या होगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आसपास मृदा कंक्रीट युक्त, ना, कंक्रीट युक्त होगा तो पानी हमेशा नीचे चला जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं। देखते हैं आप, कंक्रीट जो होता है वो पानी को रोक नहीं पाता, पानी को रोक नहीं पाता। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा जो है कंक्रीट युक्त होता है तो पानी क्या होता है? सीधा का सीधा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? पानी दूषित करने से कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए आगे बोला गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। देखिए जोहड़, जोहड़ से संबंधित सही कथन को चुने। देखिए जोहड़, बोला गया आसपास के कुओं में पानी एकत्र करता है जोहड़, नदियों से पानी एकत्र करता है, या एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। बिल्कुल, जोहड़ जो होता है वो क्या होता है? यह एक समुदाय मतलब एक विशेष समुदाय के लोग जो क्या करते हैं? आधारित वर्षा जो होता है उसका जल का संचयन प्रणाली करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम है। क्या है? जोहड़ एक प्रकार का जोहड़ जो होता है एक प्रकार का सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है, एक प्रकार का सिस्टम है। क्या? पानी को संचय करने का सिस्टम है। क्या? पानी को जमा करने का, पानी संचयन करने का, संचयन करने का एक क्या है? सिस्टम है, प्रणाली है। ठीक है, ये क्या होगा? इसका एक समुदाय जो है इसको ज्यादा करता है। C4 इट इज द राइट आंसर हो जाएगा। कथनों को पढ़िए। 113 नंबर बोला गया है क्या? पहला कथन बोला गया है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, और दूसरा बोला गया ज्यादातर जल मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त है। बिल्कुल, आप देखते होंगे, आपको पता होगा लगभग
97 लगभग 96% जो होता है पानी क्या है, खारा है। कैसा है, खारा है ना। और 2.5% जो होता है वो मीठा पानी। कितना है, मीठा पानी। 1% जो है वो भी क्या है आपका, नदी झल झरना है ना। 1% जो है, 1 से 2%, 1 से 1.5% जो होता है वो नदी है ना, नदी उदी में रहता है। मीठा पानी जो है उसमें क्या है आपका, बहुत सारा क्या है, नीचे में है मीठा पानी, उसमें भी बहुत सारा क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है ये कंडीशन है। तो बोला गया क्या, कि पृथ्वी की सत्ता का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, और ज्यादातर जल मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो बोला गया 1 और 2 दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों सही होगा। ठीक है, A4 एप्पल इज क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि अब देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, पानी खारा है, ज्यादा पानी क्या है, खारा ही है। और दूसरा जो बोला गया, ज्यादातर पानी जो है अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त का मतलब है कि कोई पीने लायक नहीं है, खारा है तो पीने लायक है ही नहीं। चलिए फिर बोला गया क्या, आंगन में गड्ढा खोदकर पक्का किया गया है ना। आंगन में गड्ढा खोदकर पक्का किया गया है, ढक्कन से ढका गया है, और पाइप से वर्षा जल संचय हेतु प्रयुक्त संचय क्या कहते हैं, तो जोहार। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जोहार, जोहार पढ़ रहे थे। देखिए पीछे वाले जो है हम लोग क्या पढ़े थे, जोहार, नहीं यहाँ पे जोहार है ना, जोहार पढ़ रहे थे। तो वही जोहार के बारे में ही बोला गया। क्या बोला गया है, जोहार के बारे में है ना। तो बोला गया आंगन में गड्ढा खोद कर, कहाँ पे, आंगन में गड्ढा खोद कर पक्का किया गया है ना। गड्ढा खोद कर फिर पक्का कर दिया गया, ढक्कन से ढक दिया गया, पाइप से वर्षा का जल जो है उसमें ले जाया गया। तो क्या कहते हैं इसको, कौन कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, तो इसको कहते हैं टंका। टंकी, टंकी समझते हैं, टंकी, टंकी को ही टंका कहा गया। क्या कहा गया है, टंकी। जोहर जो बोला गया वो दूसरा चीज है। जोहर जो है वो भी एक प्रकार का प्रणाली है, लेकिन क्या है, टंका इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंका या टंकी जो भी कह सकते हैं, टंका है ना, टंका कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, बोला गया बावड़ियों के विषय में सही कथन क्या होगा। तो वर्षा जल भंडारण और संचरण संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां बोला गया क्या, सामुदायिक संसाधनों के रूप में प्रयोग, लोगों को घिरनियों द्वारा पानी खींचने की अनुमति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग, है ना। वर्षा जल का भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली था पहले, है ना। बावड़ी जो होता था पहले, बावड़ी का प्रयोग वो क्या होता था, यही चीज है, वर्षा जल का ही एक प्रकार का प्रणाली है ये। वर्षा जल जो होता है उसको संरक्षण करने का एक प्रणाली है, और सामुदायिक संसाधनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, B4। वहां पे घिरनी, घिरनी का तो प्रयोग बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले ये घिरनी नहीं था। ठीक है, बावड़ी लोग जो होता था पहले घिरनी का प्रयोग नहीं करता था। ठीक है, चलिए मनन कन्याकुमारी से कोल्लम 152 किलोमीटर जाता है, और ट्रेन जो होता है 22:10 पर निकलकर और 12:55 पर पहुंच जाती है। औसतन गति क्या होगी, है ना, औसतन गति बताना है कि औसतन गति क्या होगा। ठीक है, तो बताइए 55 मीटर का एवरेज स्पीड होगा। तो इसमें देखिए 152 किलोमीटर कितना लगता है, 152 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है, 10:10 बोला जा रहा है ना, 10:10। तो जब बोलिए कि आपका कितना हो जाएगा, 90 मिनट 60 50, 110 मिनट इधर हो गया और 55 मिनट इधर हो गया, है ना। 1 घंटा 65 मिनट, यानी 165 मिनट लग जा रहा है। 165 मिनट को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको लग जाएगा। ठीक है, 3 घंटा के आसपास, 3 घंटा से कम ही हो रहा है ना। तो आप बताइए कितना हो जाएगा ये, 2 घंटा और 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट को जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या होगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा कितना। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 152 बटा, है ना, 2 घंटा 45 बटा 60, है ना, ये हो जाएगा 15×45, 15×4 = 60, 4×2 = 8, 3, 4×8 = 11, 11/4। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप तो आपका कितना आ जाएगा, 55 पॉइंट इतना आ जाएगा, C4C। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 पे। बोला गया क्या, अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी हेतु क्या करना चाहिए, अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो बोला गया क्या, कि विभिन्न पदों पर कार्य करना चाहिए। विभिन्न पद कहने का मतलब है कि उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड जो होती है, जो पद होता है उस पर क्या करना चाहिए, उस पर काम कीजिएगा तभी ना आप जा पाइएगा। अलग भोजन पर रहना, गुरुत्वाकर्षण अभाव में जीना, वहां पे ये तो बात है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण तो नहीं होंगे। ठीक है, वहां गुरुत्वाकर्षण का अभाव होगा, ये तो बात सही है। भारहीनता में खड़े होना सीखना पड़ेगा, यानी भारहीनता, वहां पे भार का हीनता होगा वहां पे, है ना, पैर आपका उठ जाएगा अंतरिक्ष यात्री में। ठीक है,
ठीक है, तो ये बी और सी और डी हो तो होगा ही, ठीक है, सी और डी इज द राइट आंसर होगा। विभिन्न पद पर कार्य रहने कोई मतलब नहीं है ना, पद पर कार्य रख के क्या कीजिएगा, कोई पद पर कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलिएगा। गौरव दिल्ली से सबसे ऊंची सड़कों के ट्रिप पर है, वह किन राज्यों से गुजरेगा, तो बताइए। सबसे ऊंची बोला है, सबसे ऊंची कौन सा राज्य होगा बताइए आप। सबसे ऊंची हिमाचल प्रदेश है, सबसे ऊंची में हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा है ना, यहाँ पे बताइए कौन होगा। सबसे ऊंची बोला तो हिमाचल प्रदेश ही होगा, सबसे ऊंची में क्या है, हिमाचल प्रदेश ही है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हरियाणा, हरियाणा भी क्या है, ऊंचा में, क्योंकि दिल्ली के पास है, दिल्ली ऊंचा में है, हिमाचल प्रदेश भी ऊंचाई में है, तो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 119 नंबर आप जवाब दीजिए फटाफट। देखिए चावल कहाँ उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदान में, ठीक है, बिल्कुल सही है, भारत के तटीय क्षेत्रों में है ना, ये दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। माधो बज्जू गांव का रहने वाला था, माधो जो है वो बज्जू गांव का रहने वाला एक आदमी था, जहाँ जल की कमी है ना, बज्जू किस राज्य में है, तो बताइए उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान का होगा, क्योंकि वहां पे क्या जल की कमी आपका वहीं पे है। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन रहा बहुत ही शानदार रहा है ना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।